आज आपके लिए लेकर आए हैं हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंडो चाइना रिलेशंस। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी। सबसे ज़्यादा विवाद अगर पाकिस्तान के बाद किसी देश से रहें तो वो चाइना ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 को इंडिया को फ्रीडम मिला। आप देखेंगे 1949 में आज़ादी किसको मिलती है? चाइना को। हमने भारत ने एक डेमोक्रेसी शासन व्यवस्था अपनाई और चाइना ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अपनाई। ये वही दौर है जब आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और उसके बाद कोल्ड वॉर चल रहा था। ये वही दौर था जब चाइना को बहुत सारे देशों ने, जो कि कैपिटलिस्ट अप्रोच रखते थे, उन्होंने चाइना को मान्यता नहीं दी। लेकिन भारत चाइना के साथ इसीलिए भी खड़ा रहा क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है और हम जानते हैं कि पड़ोसी बदले नहीं जाते। भारत की हमेशा से स्थिति चाइना को लेके दोस्ताना रही, लेकिन चाइना ने कहीं ना कहीं हर बार भारत के साथ दोस्ती नहीं निभाई। मैं आपको बता दूं कि मिडिल किंगडम थ्योरी क्या है। देखिए, चाइनीज़ मैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो चाइनीज़ मैथोलॉजी में क्या कहा जाता है? चाइनीज़ मैथोलॉजी में कहा जाता है कि जो चाइना है ना, वो अपने आप को कंसीडर्ड करता है कि वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, वो पूरी दुनिया का एक केंद्रीय बिंदु है। और उसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि वो अकेला ऐसा है जो सिविलाइज सेंटर है, जो सभ्य लोग हैं। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ परसीव्ड एज बारबरिक। बाकी सब क्या हैं? वो बारबरिक हैं। ये बिल्कुल वही विचारधारा है जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे और वाइट मैंस बर्डन जैसी थ्योरी के अंदर बताते हैं कि एशिया को और भारत को हम क्या करने आए हैं? हम सिविलाइज करने आए हैं, क्योंकि हम तो सिविलाइज्ड हैं। तो उसी तरह से मिडिल किंगडम थ्योरी जो चाइना की है वो भी यही कहती है कि हम खुद जो हैं, जो चाइना जो है वो तो सिविलाइज्ड है और बाकी के जो लोग हैं वो क्या हैं? वो बड़े बर्बर हैं और ख़राब किस्म के हैं। 1949 ये वही साल है जब रेवोल्यूशन होता है और चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रिजीम आता है। चाइना स्थापित होता है। यूएसए वो कंट्री होती है जो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट अप्रोच वाली कंट्रीज़ को, उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रही थी और वो अपोज्ड करती है इसके लिए चाइना को। बट इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट टू सपोर्ट एंड रिकॉग्नाइज इट। भारत पहला देश ऐसा बनता है जो सबसे पहले मान्यता देता है, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है और हम इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि सभी जो है, कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, तो हमारा वो हमेशा से रहा है। 1954 का दौर आता है जब पंचशील एग्रीमेंट होता है और ये साइन किसके बीच में होता है? जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई, जो कि चाइना के उस टाइम आप देखेंगे लीडर थे। ये बताता क्या है? ये 5 प्रिंसिपल्स को बताता है, जो कि बताते हैं कि आप हम एक दूसरे की सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट करेंगे, नॉन एग्रेशन दिखाएंगे, नॉन इंटरफेरेंस करेंगे एक दूसरे की कंट्री के अंदर। लेकिन इसके बाद ही आप देखेंगे कि चाइना की कहीं ना कहीं जो भारत को लेकर जो स्थिति थी वो धीरे धीरे बदलने लगी। और एक मैं इसके साथ बता दूं आपको, उनके मैथोलॉजी के अलावा द पाम एंड फिंगर्स थ्योरी को भी वो आज भी चलाते हैं। वो ऐसा मानते हैं, अकॉर्डिंग टू माओ भी चाइना के एक बहुत बड़े लीडर है जिन्होंने क्रांति शुरू करी यहाँ पर। वो कहते हैं कि जो चाइना है ना, वो तो पाम है, वो तो हथेली है, और लद्दाख हो गया, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये सब क्या है? ये फिंगर्स हैं। तो इसीलिए इन सब पर किसका राइट है? चाइना का राइट है, चाइना का, ये भी कहना है। और वो चाइना ऑफिशियली साउथ तिब्बत को क्या बोलता है कि ये तो हमारा ही है। वहाँ का जो त्वांग क्षेत्र है वहाँ पर चाइना गाहे बगाहे करता ही रहता है इंक्रोचमेंट। 1959 में क्या होता है? जो दलाई लामा थे वो अपने बहुत सारे लामाओं के साथ, अगर आप देखते हैं तो वो भारत की तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि 1950 में आपको देखने को मिलता है चाइना ने तिब्बत को मर्जर कर लिया। भारत उसका विरोध नहीं कर पाया और उसके बाद आप देखेंगे तिब्बत में अत्याचार बढ़ गया। उस तिब्बत के अत्याचार को भारत ने खुले तौर पर उसको निंदा करी। उसके साथ साथ दलाई लामा ने राजनीतिक शरण जब मांगी भारत से, तो जवाहरलाल नेहरू ने वो शरण उनको प्रदान की, जिससे कि चाइना को एक बहाना मिल गया और चाइना भारत के खिलाफ बिल्कुल खुल के आ गया। फिर आप देखेंगे 1962 का वॉर। इस वॉर के अंदर चाइना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है
उसके बाद 1971 का जो वॉर होता है उसमें बिल्कुल डायरेक्ट आ जाता है, और साथ में इनके अमेरिका भी आ जाता है, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान। हालांकि तब हमारी रशिया से जो संबंध इतने बेहतर थे, और हमारी प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जो ट्रीटी की रशिया के साथ, जो यूएसएसआर था उस टाइम, उसके बदौलत चाइना और अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ ज़्यादा बेहतर कर नहीं पाए, और भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके साथ आप देखोगे 1975 में चाइना ने हमने जब सिक्किम का मर्जर किया तो उसका भी विरोध किया चाइना ने, उसी तरह से जिस तरह से वो करता है। आप देखेंगे ट्रेड डायनेमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1991 के बाद अगर हम देखेंगे तो चाइना की जो स्थिति है, चाइना ने अपना एक स्टैंड बदला। अगर आप देखेंगे चाइना के स्टैंड को, तो डेंग शियाओपिंग एक वहाँ के हुए, डेंग शियाओपिंग, उन्होंने क्या कहा कि जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, हम उन्हें आगे की जनरेशन के लिए छोड़ देते हैं, आगे के जो लीडर आएंगे वो बात कर लेंगे। हम बात करते हैं व्यापार की, हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, हम इकोनॉमी को बेहतर कैसे करें उस पर बात करते हैं। तो एक टर्म आया जो कि आईआर ट्रेड में चलता है, वो है बच्चों नन ज़ीरो सम। अब ये नन ज़ीरो सम है क्या? देखिए नन ज़ीरो सम का मतलब ये है, नन ज़ीरो सम गेम, इसका मतलब ये है कि दोनों ही देशों का फ़ायदा हो, नुकसान किसी का भी ना हो। और ये हुआ कैसे? आप देखेंगे चाइना को इंडिया जैसी बड़ी मार्केट मिल गई अपना सामान बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए, और इंडिया को सस्ता सामान मिल गया, तो इसलिए इसमें फ़ायदा दोनों का था, नुकसान किसी का नहीं था। जहाँ कॉपरेशन होता है वहाँ नन ज़ीरो सम गेम बोला जाता है उसको, और जहाँ पर राइवलरी होती है, राइवलरी वॉर, जैसे चाइना का और अमेरिका का आप देखते हो, तो आपको पीछे कुछ दिनों में सुनने को मिला होगा कि चाइना और अमेरिका के बीच में क्या हो रहा है, आपने सुना होगा ट्रेड वॉर, है ना। तो जहाँ ट्रेड वॉर वाली शक्ल सूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ज़ीरो सम, ठीक है ना। अब इससे हम थोड़ा सा आगे आएंगे बच्चों, ठीक है, ठीक है, हम आते हैं। ये हो गया। अब 1991 में हुआ क्यों था, क्या था ऐसा? देखिए भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी थी, एलपीजी पॉलिसीज़ लेके आ गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हालांकि जो हम पॉलिसीज़ 1991 में लाए, चाइना उस पॉलिसी को 1978 में लेकर आ गया था, और उसको क्या बोला था चाइना ने? ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है ना। तो चाइना ऐसे ही हमसे आगे नहीं है, चाइना ने पहले ही अपनी अर्थव्यवस्था के, अपनी इकोनॉमी के जो गेट थे, जो द्वार थे, वो पहले ही खोल दिए थे उस पूरे विश्व के लिए जो वहाँ पर आए, और उन्होंने वहाँ पर क्या किया? व्यापार किया, ठीक है ना। अब बात करेंगे सेक्टर स्ट्रेटेजी की। चाइना ऑफन क्रिएट्स डिस्प्यूट्स इन द वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख टू गेन लेवरेज और मेक पैकेज डील। देखिए चाइना हमेशा चाहता है कि वो पैकेज डील करें, हम चाहते हैं कि हम क्या करें, जो भी हमारा डिस्प्यूट्स हैं हम उसको सेक्टर के अंदर हम उन्हें निपटा लें, लेकिन चाइना चाहता है कि वो पैकेज डील करे, और कहीं ना कहीं कभी वो ईस्टर्न फ्रंट पे, कभी कभी वेस्टर्न फ्रंट पे, तो वो इस तरीके से फ्लक्चुएट होता रहता है, और इंक्रोचमेंट के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे, चाइना ने अब लगभग 90,000 किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी को ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ऑक्यूपाई कर लिया है, और वो उस पर अपना अधिकार दिखाता है। डोकलाम स्टैंड ऑफ अगर आप देखते हैं तो ये 73 डे तक चला, एक सीमा पर चला एक गतिरोध था, जिसके बाद चाइना की और भारत की सेना आमने सामने आ गई थी। एक्चुअली था क्या? देखिए डोकलाम जो है वो पड़ता है सिक्किम में, ये सिक्किम में, और इस तरफ पड़ता है भारत, और अगर आप इधर देखेंगे तो पड़ता है चाइना। तो चाइना चाहता था कि अगर डोकलाम पे मैं कंट्रोल कर लूँ तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो जोन है इस तरफ भारत का, तो मैं उसे कंट्रोल कर लूँगा, और यहीं पर चिकन नेक है, ठीक है ना। तो अब भारत की, क्योंकि 1950 में सिक्किम कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, 1950 में भूटान के साथ रक्षा संधि हुई है, तो चाइना ने जब उनके डोकलाम पर रोड बनाना शुरू किया, तो भूटान ने भारत से कहा कि आप इसमें थोड़ा सा इंटरवेन करें, और भारत वहाँ गया, भारत ने इंटरवेन किया। इंडियन जो सिपाही थे, जो सेना के लोग थे, उन्होंने उनको रोड बनाने का काम को रोक दिया, और 73 डेज तक ये विवाद रहा। आप देखेंगे उसके बाद बहुत सारा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इससे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्रभावित हुआ, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। तो उसके जस्ट बाद नेक्स्ट ईयर वुहान समिट हुई,
और इनफॉर्मल मीटिंग थी वैसे तो वही, लेकिन इस वुहान समिट के अंदर इसका हमने क्या किया, पीसफुली इसको सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है ना। तो चाइना अपनी इकोनॉमी के साथ कभी नहीं खेलता, चाहे कुछ भी हो। अब देखिए वाटर क्राइसिस भी आया यहाँ पर, वाटर वार्स भी, और चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड टनल्स ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। अब देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर क्या है, तिब्बत ही एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे एशिया को पानी मिलता है, ठीक है ना। और उस पानी को रोकने के लिए अब चाइना क्या कर रहा है, उस पर डैम्स बना रहा है। द पोजेज अ मेजर थ्रेट टू द लाइफलाइन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अगर वहाँ पर डैम बना लिया उसने, तो ये अगर हम देखेंगे तो ये डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट हमला है भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, उनके जो पानी की जो ज़रूरत है उसको कहीं ना कहीं चाइना प्रभावित करेगा। और वहाँ पर वो 3 नए बांध बना रहा है। और जिसे कहते हैं, मैंने आपसे बोला ना कि वहाँ पर भारत का क्या कहना है, भारत कह रहा है वो केवल वहाँ डैम नहीं बना रहा, वहाँ पर वो टनल बना रहा है। और उस टनल के थ्रू क्या करेगा, उस वो जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसका जो, अगर वो सपोज इस तरीके से आ रही है तो उसका जो है चाइना की तरफ ही डाइवर्ट कर लेगा उस रिवर को, इसीलिए टनल बना रहा है, ऐसा मानना है। तो ये है, ठीक है ना। अगर हम आगे देखेंगे तो आगे आप देखेंगे ये, ठीक है, ग्लोबल कॉरपोरेशन वर्सेस कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक दूसरे से कॉम्पीट ही कर रहे हैं और एक दूसरे से राइवलरी भी, हम कहीं ना कहीं कॉपरेट भी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे बोथ नेशंस वर्क टुगेदर ऑन प्लेटफॉर्म लाइक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम दोनों एक जैसी आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हम क्या है, विकासशील देश हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। तो हम डेवलप्ड कंट्री से, अमेरिका जैसी कंट्री से हम वो रिबेट चाहते हैं WTO के अंदर। ब्रिक्स जैसी, जहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, वहाँ पर हम एक ही मंच पर आते हैं। क्यों? यूरोपियन यूनियन जैसी और दूसरी संस्थाएं जो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए। SCO के अंदर अगर आप देखोगे या क्लाइमेट चेंज के अंदर समिट में देखोगे तो भारत और चाइना हमेशा एक साथ कॉपरेट करते हैं, है ना। कंपटीशन अगर आप देखोगे तो लीडरशिप का कंपटीशन होता है कि एशिया के अंदर कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से लीड करेगा। बॉर्डर सेटलमेंट में आप देखेंगे कि वाइल चाइना हैज़ सेटल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट विद इन 14 अदर नेबर्स, जो उसके अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कर दिया, लेकिन भारत के साथ वो आज भी रिमेन्स हैं, वो सारे की सारे जो डिस्प्यूट्स हैं। और वो इसका ज़िम्मा किसको देना चाहता है, भारत को, कि अगर ये डिस्प्यूट्स बने हुए हैं तो क्यों बने हुए हैं, क्योंकि भारत की वजह से बने हुए हैं। इसके बाद आप वाटर वार्स देखेंगे, चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग, ये हमने को बता दिया है, ठीक है ना। ग्लोबल कॉपरेशन हो गया, बॉर्डर सेटलमेंट ये तो हो गया ना, ये वाला तो ठीक है बच्चों। ये वाला हमारा टॉपिक हुआ और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और जो भी हो बात, मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगा या आगे आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट में बताइए मुझे। और अगर इसमें कुछ भी आपको फीडबैक देना है तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।